पूरन कुमार को सुसाइड नहीं करना चाहिए। मैसेज क्या है सीजीआई पर जूते का? आरएसएस चाहेगा, बीजेपी का एक लॉबी चाहेगा तो जीत सकती है, अन्यथा नहीं जीत सकती। भाई गवाई साहब का हमला जो है ना, इंडियन नेशन पे हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक पे हमला है, बर्बाद कर दिया। के पीछे वहाँ के इंस्टीट्यूशन का बर्बाद हुआ एकदम। नीतीश जी के शासनकाल में सारे बर्बाद। अगर मान लीजिए कहीं पिस्टल अलाउड होता, पिस्टल लेके जाता तो गोली भी चला सकता था। और लाखों लाख दलित, मैं दलित में फोकस करके बोल रहा हूँ, 20-20 लाख सरकारी नौकरी में आ गए, अरबों रुपये उनके घर में तनख्वाह जा रही थी, फ्री का एजुकेशन हो रहा था, स्कॉलरशिप मिल रहा था। क्या कभी कांग्रेस को शुक्रिया कहा? योगी राज उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए अत्याचार का मतलब विष काल बन चुका है। यही है मनुस्मृति का लाभ। लेकिन जब नेहरू जी ने एक विजन दे दिया तो उसको स्ट्रांगली जो है ना ध्यान रखना था कि ऐसे लोग पनपे नहीं, तो समझे कि सुसाइड सोल्यूशन नहीं, फाइट सोल्यूशन। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, जाकर सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज और अंबेडकर नामा की साझा पेशकश। हमारे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं। अब मैं उनके परिचय में कुछ खास तो नहीं कह सकता क्योंकि आप सब उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं। नवजीवन पे, नेशनल हेराल्ड पे, कौमी आवाज पे ये हमारी उनसे पहली बातचीत है और जिस कैंपस में हम लोग इस वीडियो बातचीत के लिए पहुंचे हैं, इसी कैंपस से उनका एक बड़ा संघर्ष जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालयों में आज भले आप आरएसएस का पथ संचलन देख रहे हैं, लेकिन उस विचारधारा से उनकी लड़ाई बहुत पुरानी है। दर्जन भर किताबों के लेखक, पीएचडी धारी और सोशल मीडिया से लेकर के जनमानस के बीच जाकर के संविधान, दलित न्याय और पूरी मानवता के लिए जो बेहतर है उसकी वकालत करने वाले प्रोफेसर रतन लाल जी से आज हम समझेंगे कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या है और इसे कैसे देखा जाए, फ्यूचर क्या है। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में सीजीआई पर चले जूते की। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ में एक आईपीएस ऑफिसर के जाति उत्पीड़न से परेशान होकर सुसाइड कर लेने की। मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि की। और फिर आपको याद आता है रोहित वेमुला का सुसाइड नोट। आपको याद आता है पूरन कुमार का अपने सुसाइड नोट में वो सारी जिरह, सारी जो उनकी पीड़ा है, जो उन्होंने लिखा है, वो सब कुछ। सर, हम कहाँ आ गए? बड़ा अनूठा सवाल। देश कहाँ गया है ये है। और आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ। अभी मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, ओके, अभी एसोसिएट प्रोफेसर। और मोदी जी का शुक्रिया इसके लिए, और इसको समझना जरूरी है। उससे आप विश्वविद्यालय के फंक्शनिंग को या पूरन कुमार को या सीजीआई पे चले जूते को या देश भर में जितनी दलित के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं। देखिए, यूपीए की जब सरकार थी, स्पेशली जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए थे उनके खिलाफ भी, ठीक है। और बावजूद इसके यूनिवर्सिटी और कॉलेज विक्टिमाइज नहीं करता था कि आपका छुट्टी हो, प्रमोशन हो, ये सब रूटीन काम, रूटीन चलता रहता था, ठीक है। आखिर इतने बीजेपी आरएसएस के लोग जब अपॉइंट हुए पहले से थे, तो कांग्रेस रिजीम में ही अपॉइंट हुए थे ना। ऐसा तो नहीं था उसको विक्टिमाइज करके बाहर कर दिया जाता था। पहले भी एनडीटीएफ यहाँ एक्टिव था ना, नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, जो बीजेपी का टीचर्स भी। तो कांग्रेस के शासनकाल में वामपंथी भी हुए, कांग्रेसी भी हुए, बीजेपी के भी लोग हुए, तो विक्टिमाइजेशन नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि आइदर एग्री विद अस और गो टू हेल। खाली आरएसएस की विचारधारा आप माने और नहीं तो आपको तंग किया जाएगा, समझ रहे हैं, हर तरह से तंग किया जाएगा। पूरन कुमार को सुसाइड नहीं करना चाहिए था। अभी उनको अभी तक 20 से वो उत्पीड़न झेल रहे हैं ना। दलित का जो संघर्ष होता है ना, बचपन से उत्पीड़न झेलता है डिफरेंट फॉर्म्स में। भाई, जब मोदी सरकार आई है तब से यहाँ इस कॉलेज में जहाँ मैं बैठा हूँ, पहला हैरेसमेंट केस, ठीक है, सारा प्रोसीडिंग स्टैट्यूटरी मामला है ना, ये सारा प्रोसीडिंग मैंने फेस किया और आज तक रिपोर्ट नहीं मिली है, कई बार लिखने के बावजूद। और फाइनली मुझे हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी है कि हमारा रिपोर्ट दिया जाए कि मैं अभी गिल्टी हूँ कि मैं फ्री हो गया, मुझे ये तो बताएं।
गिल्टी हूँ, मुझे दोषी हूँ तो सजा दो, और नहीं दोषी हूँ तो मुझे रिपोर्ट दो, मुझे फ्री करो कि आप गिल्टी नहीं। आज तक नहीं मिला, हाई कोर्ट जाना पड़ा। किताब लिखने के लिए सैबैटिकल लीव, उसके लिए छुट्टी नहीं मिल रही। 7 साल 8 साल, सब इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझे कि सुसाइड सोल्यूशन नहीं, फाइट सोल्यूशन। 7 साल से इस कॉलेज में पहला व्यक्ति था प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, पहला एप्लीकेशन मेरा है, और आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। 3 FIR किया हुआ मोदी सरकार ने हमारे ऊपर। तो ये उत्पीड़न नहीं है? बिल्कुल है। मेरे घर के सामने देखिए, ये कचरा घर बना के रखे हुए, ये उत्पीड़न नहीं है ना? धमकियां मिले अलग, तक क्या मैं सुसाइड करूं कि फाइट करूं? अगर सम्मान से जीना है तो हर दलित को, खास तौर से मैं कह रहा हूँ, पिछड़ों को भी भुगतना पड़ेगा, आदिवासी को भी भुगतना, सबको बोल। लेकिन आपने सवाल पूरन कुमार से पूछा है और गवई साहब के संदर्भ में पूछा, इसलिए कह रहा हूँ कि सम्मान से कोई भी व्यक्ति, दलित व्यक्ति अगर जीना चाहे तो उसको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी मतलब संघर्ष और लड़ाई, और कानूनी तौर पर। सुसाइड सोल्यूशन क्या है? हमको तो तंग करने के लिए इसमें क्या क्या नहीं किया मेरे ऊपर, लेकिन हम भागे कि हम लड़ रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मेरा पहला संदेश कि ये सब घटनाएं होंगी, या तो आप सत्ता का चरण चूम लो, RSS बीजेपी के जाके चरण में गिर जाओ, नहीं तो सीना खड़ा किए संविधान और इंडियन रिपब्लिक की बात की, तो आपके साथ ये सब घटनाएं होनी ही है। रोहित मुमुला क्या था? सवाल करने वाला था ना। तो हम सुसाइड कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? तो मैं देश और आपके चैनल पे और सारे चैनल पे जितने लोग सुन रहे हैं, आप मेरा ही केस लीजिए। ये आदमी जो सामने बैठा हो ना, दर्जनों मुकदमे लड़ चुका है, दर्जनों। क्योंकि एक दलित व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पे चलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा घर में रहता है। इस घर को रेनोवेट करने में मैंने खंडहर था 35 लाख खर्चा किया, 1 रुपया कॉलेज नहीं दिया। तो अच्छा घर में रहेगा, अच्छे कार में चलेगा। तो एक साइकोलॉजिकल है कि ऐसे लोग जो वर्ण व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था को मानते हैं, उसको पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, हड्डी में छेद हो जाता है। अरे दलित ऐसे रहता है। तो आपको ऐसी इनको चुनौती देना है तो माइंड गेम खेलो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सरकार ने तो मेरा सारा खाता वही चेक करा लिया, कुछ मिला नहीं। वैसे आप पर क्या क्या मुकदमे हैं, किस तरीके के? देखिए, एक तो वो ज्ञानवापी वाले इशूज पे हाँ। कॉलेज से कई लड़ाई चल रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया यहाँ पे, तो उस पर हमारे ऊपर केस चल रहा है, हम भी केस किए हुए हैं। कॉलेज से मेरे 4 अभी मुकदमे चल रहे हैं। प्रिंसिपल से मैंने मांगा था कि किस आधार पर प्रिंसिपल बने हो, जरा पॉइंट दिखाइए, आज तक नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, RTI का जवाब नहीं देता है, ये तो हाल है। ये सारे मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। जैसे मैंने कहा प्रोफेसर, हालांकि मैंने गलती से बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, तो उसमें ऐसा है कि शायद आपके प्रमोशन में भी अड़ंगा लगाया हुआ ना। 7-8 साल तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो मेरे करियर से भी तो खेल रहा है ना। वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में सुसाइड कर लिया। यहाँ तो मान लो समय पे मेरा प्रमोशन हो गया रहता, तो मैं तो वाइस चांसलर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता, कहीं और टॉप पोजीशन में जाने। लेकिन खेल रहा है, तो खेल रहा है तो कोई बात नहीं। हम खाली डेजिग्नेशन लेने के लिए पैदा थोड़ी हुए। आखिर लोग मुझे जानते हैं ना, गांव शहर लोग जानते हैं ना, मेरी राइटिंग है ना, ये मुझे जिंदा रखेगी। इतने वाइस चांसलर और प्रोफेसर और प्रिंसिपल आया चले गए, कोई जानता भी नहीं। आपका काम बोलेगा और इतिहास दर्ज होगा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे देश में, जब प्रोटेस्ट का इतिहास लिखा जाएगा आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो उसमें एक फुटनोट में मैं भी रहूंगा। ये है ना, फुटनोट में कम से कम रहूंगा ना। कि जब पूरा यूनिवर्सिटी शांत पड़ा हुआ था तो कुछ लड़ने वाले लोग, कुछ लोग थे, तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे और इन्हीं के छाती पे बैठ के लड़ रहे थे कैंपस में। नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ इस परिसर में जहाँ हम लोग बैठे हैं, सर का आवास है, कि वो जो प्रखर विचारों की जो बात है, जो आहट है, जो गर्माहट है, वो आप महसूस कर सकते हैं उनके साए में अब बैठ करके। सर, दरअसल मैंने जब ये कहा था कि हम कहाँ आ गए, उसी पे आ रहा हूँ। तो
मेरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में एक घटना होती है और वो तब होती है जब सीजेआई पर जूता चल जाता है, जब हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब पूरन कुमार को सुसाइड करना पड़ता है, कि एक व्यक्ति का पांव धो करके पीना पड़ता है। और ये होता है मध्य प्रदेश में आज की डेट में। तो वही बैकवर्ड कम्युनिटी का है। हाँ, बैकवर्ड कम्युनिटी। तो अब तो दलित से बैकवर्ड पे आ गया ना। हाँ बिल्कुल। मेरा यही सवाल है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ को एक दबाने की कोशिश हो रही है। हम कहाँ आ नहीं गए, बोलना नहीं है, शांत रहना। हाँ, कहाँ आ गए हैं नहीं, कहाँ चले गए। भाई एक अंग्रेजों से एक बड़ी लड़ाई चली, कई धाराएं थी, वामपंथी भी थे, कुछ सोशलिस्ट भी थे, कांग्रेस भी था, अम्बेडकर भी थे। तो कांग्रेस का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन, पूरा नेशनल मूवमेंट चलाया, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पटेल, तमाम स्टालवर्ड्स, सब वेस्टर्न पढ़े हुए लोग सब थे। इंग्लैंड अमेरिका में ट्रेनिंग थी उनकी, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग थी। तो इनके जहन में क्या था कि हमको कैसा भारत चाहिए? तो हमको एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट पैटर्न का भारत चाहिए। आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ लीजिए, बाबा साहब का जो स्टेट सोशलिज्म का आइडिया है, स्टेट मैनेजमेंट में पढ़ लीजिए कि हमको एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर नेशन चाहिए, सोशलिस्ट नेशन चाहिए, एक प्रोग्रेसिव भारत चाहिए। तो इसके लिए बहुत डिबेट हुआ और नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माना भी। आरएसएस क्या कर रहा था? आरएसएस मुखबिरी कर रहा था। सावरकर खुद पेंशन पे थे, बाद में सीआईए से भी पैसा लिया। आप ट्विटर पे जाके रतन लाल ऑन सावरकर टाइप कीजिएगा, वो दस्तावेज आपको मिल जाएंगे। सीआईए से 60 तक पैसा लिए, वो डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो दस्तावेज में लिखा हुआ है, उस अमेरिका का डॉक्यूमेंट। तो ये क्या चाहते थे? टू नेशन का थ्योरी देने वाले। भारत जो हिंदुओं का देश होगा, हमारा संविधान मनुस्मृति होगा। ठीक, जब संविधान लागू हुआ, आरएसएस ने अंबेडकर, नेहरू दोनों के पुतले जलाए। ऑन रिकॉर्ड है, संविधान में हमारा भारतीयता कुछ नहीं है। हिंदू कोड बिल का विरोध किया दबा के, और हिंदू महिलाओं के लिए था वो। हिंदू कोड बिल जो है ना, हिंदू महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए था कि ब्राह्मण महिला को भी समान अधिकार है, सबको समान, यही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के उत्थान के लिए ना बाबा साहब लाए थे। तो विरोध हिंदू लोग क्यों कर रहा था? आरएसएस क्यों कर रहा था? तो आरएसएस को चाहिए था मनुस्मृति वाला भारत। ठीक है, कांग्रेस थोड़ा लिबरल पोजीशन लेती रही ना, आरएसएस को बैन भी किया, पटेल भी बैन किए, इंदिरा जी भी बैन की, लिबरल पोजीशन लेती रही कांग्रेस। अच्छा, थोड़ा इसको भी रख लो, थोड़ा उसको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आखिर नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे कि नहीं? इवन इनका हेडगेवार जो है, ये भी सेंट्रल प्रोविंस का सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का 1920 के पहले। ठीक है, तो इस सब में कांग्रेस का नमक, कांग्रेस का नमक खाया हुआ है सब। लिबरल होने की वजह से कि इनको आपने छोड़ दिया, इनको इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दिया, ऐसे लोगों को आपने आइडियोलॉजिकल चेक टेस्टिंग नहीं की। दक्षिणपंथी थे कांग्रेस के अंदर, नेशनल मूवमेंट के समय भी थे, लेकिन जब नेहरू जी ने एक विजन दे दिया तो इसको स्ट्रांगली जो है ना ध्यान रखना था कि ऐसे लोग पनपे नहीं। तो जिनकी आस्था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाने में, महिलाओं को दबाने में, मुसलमान से नफरत करने में, तो उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? कौन सा भारत बनाएगा? 24 के चुनाव में नारे लगे ना, अब की बार 400 पार। क्यों? तो संविधान बदलने की। तो ये तो संविधान किस्तों में बदल दिया है इन्होंने। अरे संविधान का बदलना क्या है? कोई घोषणा करके थोड़ी होगा। संवैधानिक प्रावधानों को लागू मत करो, अपने आप संविधान खत्म हो गया। थाने में जाओ, अपना जात दिखाओ, अपना धर्म दिखाओ, किस गैंग के हो ये दिखाओ, आपको रिलीफ मिलेगा। आप जाओ न्याय मांगने, नहीं मिलेगा। आपने जितने बताए वही है ना, संवैधानिक प्रावधानों को इररिलेवेंट कर देना। कानून में सब लिखा रहेगा, सब बराबर है, लेकिन प्रशासन में नहीं करेंगे बराबरी। तो यही तो मनुस्मृति का लागू होना। तो जो आप देख रहे हैं कि पूरन का सुसाइड हो, रोहित को मुला से शुरू कर लीजिए ना। हम लोग तो बड़ा आंदोलन चलाए थे उस समय, चाहे सीजीआई पे जूता फेंका जाना हो, चाहे कुछ भी। उसके पहले आइए 2 राष्ट्रपति, कोविंद को तो मंदिर जाने में सीढ़ी पे ही बैठा दिया। अभी दलित
अभी ट्राइबल राष्ट्रपति गर्भगृह में घुसने नहीं दिया। राम मंदिर में कितने लोग अंदर गए हैं? और कौन लोग गए? अब कौन लोग गए हैं जरा ये भी देख लीजिए ना। अंग्रेज आके जा सकता है अंदर। अभी इसका फादर आया था ना, क्या ट्विटर के जो मालिक है, जैक डोर्सी, हाँ उसके एलन फादर, मस्क। हाँ। एलन मस्क। तो यही है मनुस्मृति का लागू। ये सब घटना नहीं, ये पूरी व्यवस्था है, संकेत है कि ये संविधान की, जैसे संविधान तो मुद्दा बन गया था ना, तो संविधान से डर गया, तो इसको ऐसे नहीं करेगा, बोला कि संविधान लागू ही मत करें, कानून लागू ही नहीं होने दो, प्रशासन मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। जिससे कि अगर हम ये देखें कि जो सीजीआई पर हमला होता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि छोड़ो, मैं इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता, आगे बढ़। लेकिन स्टेट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसकी विचारधारा देखी। मीडिया अब मीडिया पार्ट है, अगर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सैटारिकल लोग कह ही देते हैं कि गोदी मीडिया है। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे बात करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम पर, स्टेट पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है। आ रहा हूँ। और जस्टिस भुइयां जो है कहते हैं कि मैं किसी को माफ नहीं करता। हाँ, उसी कोर्ट में, उसी बेंच में, मतलब नहीं अगले सुनवाई में। देखिए, एक तो गवई साहब को समझिए, उन्होंने शांत रह के साबित कर दिया कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। ओके, इनके संस्कार ऐसे ही हैं। पहली बात, ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल पे कोई हमला नहीं था। अगर मान लीजिए कहीं पिस्टल अलाउड रहता, पिस्टल लेके जाता तो गोली भी चला सकता था। अभी एक कौन है लड़का कह रहा है सर पटक पटक के फोड़ देंगे, एक बाबा कह रहा है कि विष्णु जी आएंगे छाती चीड़ देंगे। और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। भाई गांधी की हत्या गोडसे ने की, गांधी ने माफ भी कर दिया, तभी स्टेट ने मुकदमा चलाया कि नहीं चलाया? मैं भी वही, स्टेट ने मुकदमा चलाया ना। आप इंडिविजुअल माफ भी कर देगा तब भी मुकदमा चला ना। इंदिरा जी को जिन्होंने मारा उन पर मुकदमा चला ना। राजीव जी की जो हत्या हुई, मुकदमा चला ना। ठीक, तो यही है मनुस्मृति का लागू। तो मैं तो कई बार कहा हूँ, आपने सुना भी होगा कि ये संघियों ने भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पे हमला बोल दिया है। भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पे हमला बोला है। तो इसलिए हम खास तौर से दलित समाज को एड्रेस करते हैं। बाकी जिनको ठीक लगे समझ ले, नहीं ठीक लगे तो मैं नहीं कह सकता। कि जब हिंदू, तथाकथित हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति का हमला जब संविधान और गणराज्य पे हो जाए, उस समय आप तय कीजिए कि आपको भारतीय गणराज्य के साथ रहना है कि आपको मनुस्मृति के राष्ट्र के साथ रहना है। जितनी घटनाएं हो रही हैं, 18 लेखा लिखा रहे हैं ये होना चाहिए, कैबिनेट से रिजाइन किए क्या? बाबा साहब तो रिजाइन कर दिए। नेहरू जी से डिफरेंस हुआ तो रिजाइन कर दिए ना। जीतनराम मांझी का कोई स्टेटमेंट आया है उस तरीके से? चिराग पासवान का, और एक हमारे बड़े नेता है देश के सबसे, वो तो तारीफ ही कर दिए योगी जी। अब दलित समाज को समझना है ना। और मैं तो एक एक्सटेंट और आगे बढ़ता हूँ कि विशेष रूप से जो शीर्ष पे हैं, शीर्ष पे होने का दावा करते हैं ब्राह्मण समुदाय, उनको भी समझना है कि दो ऑप्शन में आपको किसके साथ जाना है। मेरी अपील है कि दोनों सब, खास तौर से मैं दो समाजों कह रहा हूँ कि भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान से दोनों समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। कोई भी मेरे से इसमें डिबेट कर सकता है। और हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है इन्हीं दो समुदाय को होने जा रहा है। तो मैं तो अपील कर रहा हूं ना कि हमला कर दिया है इन लोगों ने, संघियों ने हमला किया है। आप संविधान और भारतीय गणराज्य के साथ खड़े हुई। भाई जब आजाद मुल्क हुआ तो नेहरू जी तो बम पिस्तौल नहीं बना रहे थे, गुट निरपेक्ष बनाए ना। हम रसिया में ना अमेरिका में हमारा अपना हुआ एक सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहे थे। साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज ये खोल रहे थे। पाकिस्तान बम बना रहा था तो कहाँ गया पाकिस्तान? आज कहाँ है? उसी स्थिति में देश को ले जाना चाहता है। इंदिरा जी आइए, इंदिरा जी को तो मैं सबसे बड़ा सोशलिस्ट मानता हूँ भारतीय गणराज्य का। नेहरू जी से भी 2 कदम आगे। नेहरू जी के समय तो भारत आजाद हुआ था, बहुत सारी चुनौतियां थी ना।
कम्युनल वायलेंस उसी तरह का सब डिस्टर्ब था। इंदिरा जी ने तो सही में सोशलिस्ट शेप दिया। आप उठा के देख लीजिए जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सेल वेल गेल जितना है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, दलितों को फ्री शिप, स्कॉलरशिप, पकड़ पकड़ के एडमिशन दिलाना है, नौकरी दिलाना है। इंदिरा जी पेंशन लेके आई थी ना। राजीव जी पब्लिक सेक्टर बना रहे हैं, SC ST के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। इंदिरा जी ने बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, जमींदारी उन्मूलन, प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। इससे क्या संगी लोग खुश थे क्या? राजे महाराजे के जो पेरोल पे थे खुश थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तो अब बताइए, जो भारतीय गणराज्य में फ्री की पढ़ाई, नौकरी, पेंशन सब मिला ना? मिला कि नहीं? सबसे ज्यादा किसको मिला? SC ST का तो कोटा भी नहीं पूरा होता था, कुछ लोग मिल पाते थे। और मैं समझता हूँ आज भी कोटा पूरा नहीं हुआ तो घट ही रहा होगा। तो सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला, शिक्षा, नौकरी और पेंशन, तीन चीज कह रहा हूं, सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला ब्राह्मण समुदाय। सर्वे करा लीजिए, जितने आप देखते हो ऑफिस में हर जगह झा जी, मिश्रा जी, चौबे जी, त्रिपाठी जी, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, हर जगह डायरेक्टर, जजेस। तो नौकरी का, शिक्षा का, पेंशन का सबसे ज्यादा लाभ उनको मिला। दलित को भी थोड़ा सा मिला। तो एक सेकुलर सोशलिस्ट मॉडर्न ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे। अब आइए अटल बिहारी वाजपेयी, एक ऑर्थोडॉक्स, प्रो कैपिटलिस्ट, कम्युनल, राइट विंगर ब्राह्मण। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय। तो जो नौकरी में सबसे ज्यादा थे वही गया ना। तो कौन थे नौकरी में सबसे ज्यादा? अभी जो आप बात कर रहे हैं वही थे ना। पेंशन किसने खत्म कर दी? फिर तो खाली दलित का पेंशन खत्म हुआ कि सबसे ज्यादा नौकरी में ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण का पेंशन गया ना। ठीक है, मोदी जी ने आके इनको सब बता दिया है कि भाई तुम लोग, मैं ऊपर चेयर पे बैठूंगा, ब्राह्मण नीचे बैठ के पूजा कराएगा। राम मंदिर उद्घाटन में आपने देखा। तो भारतीय गणराज्य में जिनको मिला था वही हिंदू राष्ट्र की का जो फॉल्स एकदम गुदगुदी वाला भाषण देख रहे हैं, तो सारी नौकरी खत्म हो जाएगी ना। तो अडानी के यहाँ जाके ब्राह्मण लोग 35,000 30,000 पे सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, क्लर्क बनेगा। एक आदमी को हो सकता है 10 लाख का नौकरी दे, लेकिन कॉर्पोरेट डिजाइन, बाकी को 35,000 30,000 पे नौकरी मिलेगा। सारे ब्राह्मण राजपुरोहित नहीं बनेंगे, सारे महामंडल लोग नहीं बनेंगे, सारे शंकराचार्य नहीं बनेंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? उसमें भी है कि कानीकुंज बनेगा कि सभी कौन, और फिर नागपुर वाले, उसमें त्रिपाठी जी बनेंगे, चौबे जी बनेंगे, कानीकुंज, तमाम तरह के, है ना। तो मैं तो ब्राह्मण समुदाय से कई बार अपील करता हूँ, सोचो जरा, जो नेहरू, इंदिरा जी और राजीव जी के पीरियड में जो लाभ, इवन मनमोहन सिंह तक जो राज की आनंद लिया हो ना। अब हिंदू राष्ट्र में जरा पता कर लो, लेटरल एंट्री आ गया, टॉप पोजीशन पे CEO हैं, कितने हैं, हर जगह कॉर्पोरेट प्लान कर दिया ना। अब जाके दिल्ली में जितने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उसका सर्वे कर लो भाई। पहले तो परमानेंट सिक्योरिटी की नौकरी परमानेंट लगती थी ना। तो आज जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड होगा तो उसकी तनख्वाह 70-80 हज़ार होगी ना। आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी जाके देख लो, 12 से 15, मैक्सिमम 20 हज़ार होगा। और सब जाके पता कर लो कौन लोग, पता करो। बिहार में मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा सवर्ण जाति के मिलेंगे। आप रैंडम जाकर सुलभ इंटरनेशनल में आप सर्वे कर लो, तो वहाँ ब्राह्मण टॉयलेट का पर्ची काटने भी मिलेंगे। पहले तो बाबा प्रणाम इज्जत से भी लोग बात करता था, अब तो वो भी नहीं कर रहा है। तो आपका तो सब कुछ लूट रहा है। आप कहाँ गुदगुदी लग रहा है आपको? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग सब एकदम राज भोगेंगे। अरे सबको अडानी यहाँ जाके चाकरी करना है। भारतीय गणराज्य लेड बाय कांग्रेस, उसमें आपका आनंद था। इवन अर्जुन सिंह साहब ने ओबीसी को आरक्षण दिया ना, जो तो क्रांति में कहता हूँ कि शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण देना एक बड़ी क्रांति थी।
दिया ना, कांग्रेस पार्टी ने दिया ना, लेकिन कांग्रेस उसको फोर्सफुली क्लेम नहीं करती हमने क्या क्या किया। मैं जरूर बोलता हूँ तो हिंदू राष्ट्र में किसको क्या, मतलब मोदी जी तो बोले पिछड़ा जाति का हूँ, पिछड़ा जाति का हूँ। तो वीपी सिंह तो ठाकुर थे, उन्होंने तो मंडल कमीशन लागू कर दिया। अर्जुन सिंह ठाकुर थे, उन्होंने 2 लागू कर दिया। मोदी जी बताएं कि 11 साल पूरा हो गया, 12वां चल रहा है। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए हमको ये मत बताइएगा कि इतने मंत्री हैं। मंत्री नहीं चाहिए हमें, 4 मंत्री नहीं चाहिए, मुझे 4 लाख नौकरियां चाहिए। मुझे कोई ऑप्शन दे कि आपको मिनिस्टर बनाते हैं और आपके कहने से 1 लाख हम वैकेंसी निकाल देते हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई SC ST OBC के लिए 1 लाख आप वैकेंसी निकाल दो, हमको मंत्री मत बनाओ। मेरे पास ऑप्शन हो तो। इनमें क्या है ना, खाली मंत्री देख के खुश हो जाते हैं, जात का मंत्री देख, दलित पिछड़ों सब में हमारे जात का है कि नहीं वहाँ। लेकिन यहीं पर एक सवाल वही लेकिन कंप्लीट, तो मोदी जी ने कोई किया है नौकरी निकाले की प्राइवेटाइजेशन, हेवी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एक कोई आयोग बना, रोहिणी कमेटी तो बनाया था, तो रिपोर्ट कहीं नहीं लेके आया। कितनी नौकरियां दी हैं पिछड़े वर्गों को, जरा डेटा तो शो करे ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि RSS बीजेपी का जो डिजाइन है वो आपको 2000 साल पीछे ले जाने का डिजाइन है, मनुस्मृति के युग। ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अपना अपना काम करो, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे तो पंडित जी को तो खाली अब मंत्र पढ़ना चाहिए, टॉप पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए। तो राजा कोई और रहेगा, मोदी जी राजा हैं, क्षत्रिय मोदी जी बन गया असली। और सारे CEO पता कर लीजिए आप कौन कौन लोग हैं, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि ये RSS बीजेपी आपको सबके अधिकार खत्म कर देगी, चाहे सवर्ण हो, पिछड़े हो, दलित हो। जब एजुकेशन आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकता है एक नॉर्मल आदमी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है भाई साहब। पहले तो 500, 700, 1000, 2000 में पढ़ लेते थे, पंडित जी भी पढ़ते थे, सब पढ़ता था, दलित तो थोड़ा फ्री में पढ़ लेता था। तो अब आपको खाली ये खुश हो रहा है कि इनका दोनों आँख फूट रहा है, तो एक आँख आपका भी फूट रहा है, कहने आप भी कह जाएंगे। ये सोचिए गंभीरता से। एज ए एकेडमिशियन एक्टिविस्ट मैं ये बातें कह रहा हूँ। अगर स्टेट अफर्मेटिव एक्शन नहीं लिया रहता तो क्या स्ट्रगल मेरा चलता रहेगा, हम यहाँ जहाँ बैठे हुए पहुँच पाते। तो इसलिए भारतीय गणराज्य संविधान को, ये बांग्लादेश से जो है ना, पाकिस्तान से, चाइना से खतरा नहीं है, इसको खतरा RSS से। बीजेपी इसका पॉलिटिकल आउटफिट है, RSS असली लड़ाई वहां पे है, विचारधारा की लड़ाई वहां पे है। 2 खेमे में भारत बटा हुआ है, कोई भी तीसरा खेमा खड़ा होगा, इसका मतलब समझिए कि वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए खड़ा होगा। भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य और इधर हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति। देश के लोग समझे कि हमें किसके साथ, किसमें आपको फायदा मिलेगा, किसमें फायदा आपको मिला, और अभी आपको फायदा मिल रहा है कि नुकसान हो रहा है। इतने तो आपने इंसिडेंस बता दिए भाई। गवाई साहब का हमला जो है ना, इंडियन नेशन पे हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक पे हमला है, राष्ट्रद्रोह है। लेकिन मीडिया वाले लोग उसका इंटरव्यू लेके हीरो बना रहे हैं, उनके फेवर में हैशटैग चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो शर्म की बात है ना। स्टेट चुपचाप है, यही मनुस्मृति का राज है। जब आपने बात की इंदिरा गांधी, तो आपने कहा कि पकड़ पकड़ के लोगों को स्कूलों में डाला गया, दलितों को, हाशिए पर खड़े लोगों को। बिहार का जब हम शासन देखते हैं, 20 साल नीतीश कुमार रहते हैं, 2005 में वो सत्ता कमान संभालते हैं पूरी तरीके से, और कहते हैं कि उससे पहले कुछ था जी, कुछ नहीं, कपड़ा पहनता था जी, वीडियो वायरल आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी बिहार के दलितों की हालत बहुत खराब है। नैकडोर ने जो है एक सर्वे किया है, और उस सर्वे में पता चलता है कि सबसे ज्यादा अशिक्षित दलितों में महिलाओं की हालत और खराब। समझ गया मैं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जी से पूछिए, उनकी सरकार से, कि 20 साल में कितना पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए हैं, कितना कॉलेज खोले हैं, कितना यूनिवर्सिटी खोले हैं आपने, और कितनी सरकारी नौकरियां आपने क्रिएट की। ठीक है, सरकारी नौकरी तो पब्लिक सेक्टर से है ना, शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल से आए। आइए आप थोड़ा पीछे ले चलते हैं। नॉर्थ बिहार में पूरा घूम के आप देखिए तो पूरी चीनी मिल था, पूरा 33 चीनी मिल बिहार में, आज में एक में भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बोकारो प्लांट
सिंदरी, छपरा का रेल यार्ड, लालू जी के समय बना जब मंत्री थे। मुजफ्फरपुर में बटलर था, वही बंद हो गया। जितने कल कारखाने सरकारी थे, कागज फैक्ट्री दरभंगा, हम लोग बचपन में वैशाली अभ्यास पुस्तिका आता था, सस्ते दर में मिलता था, 5 पैसे 10 पैसे का मिलता था। अब तो उसमें भी जीएसटी लग रहा है। सब चलता था ना, राशन कोटा में मिलता था ना, कॉपी भी आ रहा है। राशन वाले दुकान, राशन मतलब जो सरकारी जो राशन केंद्र होता था, वहाँ कॉपी भी मिलता था वैशाली। ये सब क्या कंटिन्यू है? एक सवाल। दूसरा सवाल, इसी में आपका कंक्लूडिंग दिमाग में कर दूंगा। जब हम बच्चे थे तो कोई भी बिहार का व्यक्ति सुन रहा होगा तो हर जिला में 2 सरकारी स्कूल थे, सरकारी पढ़ाई होती थी। मेरे गांव के स्कूल में 10 से 4 तक क्लास होती थी। जिला स्कूल सबसे एलीट स्कूल माना जाता था, सरकारी स्कूल। एसपी साहब का बेटा भी वहीं पढ़ता था, डीएम साहब का बेटा भी वहीं पढ़ता था। पटना साइंस कॉलेज, जब वहाँ एडमिशन नहीं मिलता था तब लोग दिल्ली आते थे। मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज, एमएस कॉलेज, ये सब खाली नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उसी सरकारी स्कूल से पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज नीतीश जी बिहार का टॉप ब्यूरोक्रेट ये बता दे कि पटना साइंस कॉलेज में अपना बेटा को पढ़ाएगा कि दिल्ली पढ़ाएगा? जिला स्कूल में पढ़ाएगा? सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा? और कितने नेता के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? इसी से पता लग जाए क्या। तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार की बर्बाद कर दिया के पीछे वहाँ के इंस्टीट्यूशन का बर्बाद हो गया एकदम। नीतीश जी के शासनकाल में सारे बर्बाद हुए। लालू जी ने भी यूनिवर्सिटी खोले हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, बीपी मंडल यूनिवर्सिटी। अगर सरकारी अस्पताल में वहाँ के मंत्री, वहाँ के टॉप ब्यूरोक्रेट सदर अस्पताल में अगर अपना इलाज करवा लें और अपने बच्चों को वहाँ के स्कूल और कॉलेज में पढ़वा लें, तब हम समझेंगे कि विकास हुआ है। एक ही पॉइंटर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? सब बर्बाद कर दिया। इसलिए इनके बच्चे तो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, हाई फाई पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। वहाँ के जनता सोचे कि नीतीश कुमार से मुक्त कराओ, स्कूल कॉलेज पहले ठीक करवाओ, नहीं तो आपके बच्चे निरक्षर बनाने की पूरी साजिश है। वो आरएसएस का डिजाइन है। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों नीतीश कुमार को साथ में लेके सत्ता में रहता है और किसी सवाल एजेंडा का है ना। हाँ। अगर देखिए, हम लोग डिसीजन मेकिंग अभी पोजीशन में नहीं है, नहीं तो हमारी तो राय है कि खाली एजुकेशन, रोजगार के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर सरकार को तो ध्वस्त किया जा सकता है, गिराया जा सकता है, इसको हराया जा सकता है। बहुत बुरा हाल है। करप्शन, नीतीश कुमार ने 2016 में SC/ST का पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप बंद किया है, मोदी जी ने भी बंद कर दिया है। दलितों का उत्थान हो गया है। 4 जगह 4 कुर्ता पजामा पहना के नेता खड़ा कर देने से समाज का उत्थान नहीं होता है। समाज का उत्थान होता है उसको पढ़ाने से, शिक्षित करने से, उसको नौकरी की व्यवस्था करने से, उसको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करने से। तो जो भी मिला वो पिछले 40-50 साल में मिला, जब 54 साल कांग्रेस शासनकाल में रहे। इनके संघियों के शासनकाल में हम तो वाजपेयी जी का एग्जाम्पल दे दिए, सबसे पहले पेंशन ही खत्म किए। आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है। आखिरी एक सवाल सर, लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई और वहाँ पर जिस तरीके से मायावती ने जो भाषण दिया और लोगों ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने भाषण में बहुत निराश किया, और सिर्फ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको ही नहीं, जो उनके समर्थक भी हैं एक तरीके से, जो वायरल वीडियोस में आप वो बोल रहे हैं सब, आपको लगता है कि वो जो कोशिश कर रहे हैं फिर से रिवाइव करने की, 2027 के चुनाव में जिताने की बात कर रही हैं, बिहार में जिताने की बात कर रही हैं तमाम जगहों पे, और उनकी जो पॉलिटिक्स का आर्क है उसको आप कैसे देखिए? उत्तर प्रदेश में फोकस करते हैं, बाकी जगह तो कोई दम नहीं है उतना। इस जमाने में था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आरएसएस अगर चाहेगा तब उनकी सीटें वहाँ निकल सकती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, एकदम बड़ी बात कह रहे हैं। आरएसएस चाहेगा, बीजेपी का एक लॉबी चाहेगा तो वो जीत सकती है, अन्यथा नहीं जीत सकती। बाबा साहब के नाम पे ही राजनीति होता है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जितने दलित नेता हैं, अठावले से लेके और मांझी, पासवान, सब कहाँ हैं अभी? सब एनडीए के साथ। बहन जी ने 3 बार तो बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाई। हाँ, काफी आम भी
और जब फुल फ्लेजर सरकार बनी तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश हो गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। तो आरएसएस का डिजाइन दिख रहा था ना पूरा। बोला एक बार रह लिए, अब ठीक है, अपना जितना सेटल उटल करना तो कर लो, आराम से रहो। तो उनका वोट बैंक देखिए ना, 9% पे आ गया ना, जहाँ 22-23% होता था, 9% पे आ गया। दलित मध्यम वर्ग भी निराश हो गया है। क्या जब यूपीए 1-2 में बसपा समर्थन कर रही थी कांग्रेस का, तो क्या कभी उन्होंने एक राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी दलितों के लिए बनवाया? तो दलितों को राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप जो मिलता है वो भी शायद बंद करने या कम करने के कगार पे है, मुझे नहीं पता अभी स्टेटस। वो यूपीए सरकार में मिला था ना, तो इन नेता के दबाव में थोड़ी मिला था। हमारे एक मित्र मोन्टेक सिंह चंद्रभान जी, मैंने उसको इंटरव्यू भी किया उनका, उन्होंने सजेशन दी कि क्या करना है दलितों के लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है। क्या इन्होंने एक राष्ट्रीय नीति बनवाई? ये भाई विश्वविद्यालयों का रोस्टर का लड़ाई था 200 पॉइंट, तो हम ही लोग लड़े थे, यूनिवर्सिटी के लोग लड़े थे, वो जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। तो आरएसएस से समझौता करने का मतलब है, आरएसएस बीजेपी समझौता किया तो वहाँ क्या हो गया? पवार साहब का, अजीत पवार तोड़ लिया। ठाकरे साहब का क्या हुआ? उद्धव ठाकरे तोड़ लिए गए। रामविलास पासवान जी का पार्टी तोड़ दिए, चाचा भतीजा हो गया। अभी नीतीश कुमार को निकलने वाले हैं इस इलेक्शन में। आपको लगता है निकल जाएंगे? हाँ, जिसके साथ जाएंगे ना उसको खा जाएंगे। तो इसलिए उनका, जब मैंने कहा कि आरएसएस बीजेपी करेगा समर्थन अंदर से, तो जीत जाएंगे। आपने योगी जी ने रख रखाव किया, पैसा खर्च किया, इसके लिए उनका धन्यवाद किया, तो मैसेज तो चला गया ना। जिंदगी भर कांग्रेस नहीं, बहन जी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ी, जहाँ नौकरी की, और लाखों लाख दलित, मैं दलित में फोकस करके बोल रहा हूँ, 20-20 लाख सरकारी नौकरी में आ गए, अरबों रुपये उनके घर में तनख्वाह जा रही थी, फ्री का एजुकेशन हो रहा था, स्कॉलरशिप मिल रहा था। क्या कभी कांग्रेस को शुक्रिया कहा? कांग्रेस को तो जातिवादी, इसका मतलब है ना कि आरएसएस का प्लांट है ना वो पूरा। कभी आपने खाली रख रखाव के लिए, वो भी एक काम है, इम्पोर्टेंट काम है कि आप उसके लिए पैसा रखे, तो अभी भी आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतने लाखों लाख लोगों को शिक्षा रोजगार मिल रहा था, है ना, फेलोशिप स्कॉलरशिप मिल रहा था, उसके लिए एक शुक्रिया तो बनता ही था। 1950 के पहले दलितों के पास क्या था? कुछ नहीं था। बॉम्बे प्रोविंस में 1919 में एक दलित ग्रेजुएट था, 42 में आके 400-500 हुआ, 50 में तो दलित उतने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थे ही नहीं देश भर में। कितने होंगे? लाखों लाख इंजीनियर, डॉक्टर, पेट्रोल पंप पे रिजर्वेशन मिला, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन मिला, जिसको गैस एजेंसी पेट्रोल पंप मिला 5-5 लाख महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? तो उसको शुक्रिया नहीं बोलना था। अब मोदी जी सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, गैस एजेंसी पाइप घर घर में घुसवा रहे हैं, गैस एजेंसी खत्म कर दें। मेरा ये कहना था कि चूंकि पैसा मिल रहा है, टिकट का पैसा स्टेट ले रहा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है ना, वो तो एहसान की क्या बात है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसके लिए एहसान की क्या बात है? वो तो आप पब्लिक से पैसा ले, चाहे कहीं से भी ले, किसी फंड से, तो आपको उसको मेंटेन करना है ना। योगी राज उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए अत्याचार का मतलब विश्व काल बन चुका है। नंबर 1 टॉप पे है भी उत्तर प्रदेश एट्रोसिटीज पर। अभी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का मामला है, हर रोज आता है उत्तर, हरिओम वाल्मीकि का, मनीषा वाल्मीकि का मसला था। कभी सड़क पे रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के नाम पर कभी इनको निकलते देखे हो? उस पर तो आपने हमला नहीं बोला? ये शर्मनाक है। सड़क पे तो नहीं निकला उसके लिए ना, कार्यकर्ताओं को निकाला। पिटते रहो। दलील है कि हम मुकदमे में और लड़ने में और ये सब में समय बर्बाद तो बाबा साहब नहीं करते थे? बाबा साहब पढ़ते लिखते तो है नहीं, बाबा साहब रैली नहीं निकालते थे, महाड़ आंदोलन करने गए थे, किस लिए गए? वहाँ पर झगड़ा भी हुआ था, मारपीट भी हुआ था, मुकदमे चले थे। कालाराम टेम्पल मूवमेंट किया था उन्होंने, तो किस लिए किया था? नासिक में आंदोलन किया था ना, किसानों का आंदोलन किया था ना, मजदूरों का आंदोलन किया था ना, दलितों का आंदोलन किया था ना, मुकदमे लड़े थे ना। कोई फ्री में घर बैठे बैठे आपको दे देगा? आज़ादी, सम्मान और अधिकार कभी किसी को मुफ्त में, उपहार में नहीं मिलता है।
उसके लिए शहादत देनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मैसेज क्या है सिरजाई पर जूते का? मैसेज ये है दलितों के हाँ कि तुम लोग औकात में रहो। नेता हमारे सब बिक चुके हैं, बेकाऊ हो गए हैं, वो कोई नहीं बोलता है। CGI पे पूरन पे बहन जी के भाषण में कुछ आया? फिर तुम एक जाति में से एक आदमी को खाने के लिए केक बर्गर दे देंगे मलाई। बाकी तुम लोग अपने अपने औकात में रहो, जो तुम्हारा काम है परंपरागत तो वही करो। ये है संदेश। चाहे कुछ भी हो जाओगे तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये है संदेश। अब दलितों को सोचना है फिर रहेगा किधर। RSS के पास जा रहे हो, BJP के पास जा रहे हो, तो वहां कुटाओगे इसी तरह का होगा। और इंदिरा जी वेलची गई थी ना हाथी में बैठ के, दलित समाज को बार बार हम लोग हल्ला, इतना मुकदमा लड़ रहे हैं तो मेरी जमीन की लड़ाई थोड़ी है, मेरी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई है। तो दलित समाज समझ जाओ, नहीं तो जो है ना खेत में भेज देगा प्रकृति के पास, वहीं पीटेगा भी, ह्यूमिलिएट भी करेगा, पांव धुलवा के पिलवाएगा भी, मारेगा भी, क्योंकि यहाँ कानून का राज नहीं है, मनुस्मृति का राज चल रहा है। और दलित नेता उनकी पालकी हो रहे हैं, उनसे बचो, उनको हरवाओ, यही संदेश। क्या बिहार के दलितों को ये बात समझ में आ रही है? हम लोग जितना औकात है हम कोशिश कर रहे हैं कि समझो। आप कह रहे हैं कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं? जितनी मेरी औकात है। हाँ। इंडिविजुअल लेवल पर घर में बैठ के आपसे बात करके 10,000 सुने लोग, 20,000 सुने, कह तो रहे हैं ना। अब तो समझना उनको है कि चिराग पासवान मांझी को वोट देकर तुम सुरक्षित हो, कि किधर सुरक्षित हो। हमारे लिए एजेंडा इंपॉर्टेंट है, एट्रोसिटीज के अगेंस्ट, सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। मैंने पहले कहा ना कि हमको ऑप्शन हो कि मुझे मंत्री बनाना है और मेरे कहने पे 1 लाख नौकरी क्रिएट करना है, तो मैं 1 लाख नौकरी क्रिएट करने वाला ऑप्शन लूंगा, मंत्री बनने का नहीं। तेजस्वी ने कहा कि गैर सरकारी नौकरी वाले परिवार को हम नौकरी देंगे। अच्छा मूव है। हाँ, अच्छा मूव है, वो होगा। ये हो सकता अगर सरकार बनी एकदम होगा, क्या नहीं होगा। पॉलिटिकल विल पावर चाहिए भाई। इंदिरा गांधी पाकिस्तान को तोड़ दी, उस समय तो बहुत कमजोर देश था ना अपना आर्थिक रूप से। अमेरिका को ऐसे ठेंगा दिखाया, तोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि ये नहीं एटम परीक्षण करा ली ना, गरीब मुल्क था, कोई सोच सकता था कि। अब मोदी जी तो लाल लाल आंख दिखाते हैं, यहाँ मुसलमानों को डराते हैं, आज तक पीओ को नहीं ले पाए। ये है डिफरेंस। क्यों नहीं हो सकता है पॉलिटिकल विल? अरे बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया ना, राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, एकदम पॉसिबल। आपने रतनलाल जी को सुना और उन्होंने काफ़ी मुद्दों पर, सिरजाई पर जूते से लेकर के बिहार की राजनीति को समझाया। और वहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है नौकरी का, तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, उस पर भी उनका एक तरीके से समर्थन है कि ये हो सकता है और इसके लिए जो विल पावर चाहिए वो शायद महागठबंधन के पास है। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ के साथ अम्बेडकर नामा पर ये वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, एक नई दृष्टि मिली होगी और बिहार के चुनाव में जो मुद्दे हैं उस पर भी आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि ये चुनाव कैसे प्ले आउट करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।